डॉक्टर उपेंद्र मणि त्रिपाठी जी को। त्रिपाठी जी आकाशवाणी के स्टूडियो में आकाशवाणी परिवार की तरफ से और हमारे सुनने वाले सभी सुधी श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी परिवार के सभी सुधी श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम और आकाशवाणी परिवार का हार्दिक आभार। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं कि मिर्गी, आप भी सुने होंगे कि जब कोई अचानक तिलमिला करके गिर जाता है, बैठ जाता है, तो हर व्यक्ति वहाँ वैद्य हो जाता है, उपचार करने लगता है। जी जी। और अनेक तरीके से। तो ये मिर्गी वाकई है क्या? क्या दिक्कतें होती है शरीर में जो अकस्मात आदमी का मुंह बंद हो जाता है, दांत बैठ जाते हैं? देखिए, मिर्गी एक प्रकार का हमारे मस्तिष्क के सेरेब्रल पार्ट में, यानी न्यूरॉन से बना हुआ हमारा मस्तिष्क है जी। हमारे शरीर में जैसे विद्युत बाहर प्रवाहित में है, वैसे ही शरीर में हमारे न्यूरॉन्स के द्वारा विद्युत तरंगे प्रवाहित होती है। और झटके आना एक सामान्य पहचान देखते हैं, शरीर झटक रहा है उसका। जी जी जी। तो ये झटके मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इतनी तेज हो जाती है कि वो शरीर की मांसपेशियों की गति को अनियंत्रित कर देती है। वो सामान्य भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हैं सर। अब अगर इसको मेडिकली हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं, परिभाषित करते हैं, उसके हिसाब से एक विद्युत तरंगों का अत्यधिक जो असंतुलन है वो बढ़ जाने के कारण बार बार एक ही जैसे झटके आने की जो प्रवृत्ति है, या कई सारे डिसऑर्डर्स को जोड़ करके इसको हम मिर्गी के रूप में पहचान करते हैं उससे। इसके लक्षण आपने बोला कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। सामान्यतः देखिए, किसी भी उम्र में आजकल देखी जाती है, छोटे छोटे बच्चों में भी 20 से 25 साल में और 35 साल से ऊपर, यानी प्रौढ़ावस्था कह सकते हैं। मेरे मन में जो प्रश्न आ रहे थे वो आपने अचानक तीनों वर्गों को खुद ही बताना शुरू कर दिया। जी। तो जन्म के समय बच्चों में अगर देखा जाता है तो दिखता है कि उसकी गर्दन ऐंठ गई, या क्रीमिंग सी एक आवाज, चीखने की जैसी आवाज आती है। अच्छा, मैं जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी ग्रांड माल, पेटिट माल या इस तरीके के क्लासिफाइड करते हैं, वो चिकित्सकों की पहचान के लिए कैसी अवस्था है। लेकिन जो जन सामान्य को समझने लायक स्थितियां हैं, जो फेज पैदा होती हैं, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा विपरीत दिशा में बढ़कर उसी डायरेक्शन में आगे चलेंगे। बिल्कुल, ताकि लोग समझ ताकि लोगों को समझ में आ सके। तो लक्षण कैसे पैदा हो रहे हैं, उसकी फेज कैसे आ रही है जी। और पहले कारण पे आते हैं जी। आयु वर्ग हो गया ना, सभी में हो सकता है। तो बच्चों में अगर 12 महीने से कम की अवस्था है तो उनको इन्फेंट बोला जाता है, नवजात शिशु। उसके ऊपर चिल्ड्रंस 5 साल तक की अवस्था, और उसके बाद में वयस्क एडल्ट फेज, और उसके बाद 35 साल के ऊपर, 40 साल के ऊपर के जो प्रौढ़ावस्था, सभी में हो सकते। अब शुरुआत हो सकती है अगर एडल्ट छोटे बच्चे में है, क्या कारण हो सकता है? कई बार होता है बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो रही है लेकिन सिर के बल बाहर आया, तो हो सकता है सिर में कोई चोट लग गई हो, हमने आपने उसमें ध्यान नहीं दिया जी सर। दूसरी अवस्था हो सकती है, कई बार बच्चे सांस लेने में देर से चीखता है, रो नहीं पाता है, मतलब सांस लेने में थोड़ी देरी हुई, यानी मस्तिष्क में जो ऑक्सीजन था उसका लेवल काफी कम हुआ, डाउन हुआ, इस वजह से भी बाद में उसको सीजर आ सकते हैं। सीजर मतलब दौरा को सामान्यतः झटका। दौरा एक अपने आप में ऐसा शब्द है जिसमें झटका एक उसका अंग है। अच्छा, उसका एक अंग है एक पार्ट है, एक फेज है झटके की, लेकिन दौरा एक बड़ा पूरे एक लॉन्ग टाइम फेज है। उसको दौरा बोलते। कब आना शुरू हुआ, इसी को समझेंगे तो हम एपिलेप्सी को ठीक से समझ पाएंगे जी। अब इसके एक कारण तो ये हो गया, कोई चोट चपेट हो सकती है, सिर में लगी। वयस्क है तो पुरानी चोट हो सकती है, बच्चों में बचपन से कोई हो सकती है, बहुत दिनों बाद कोई चोट असर कर सकती है। या कोई जैसे आजकल क्या होता है कि अभी कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया बच्चों में, मेनिंजाइटिस हो गई, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस हम लोग सुनते रहे, मस्तिष्क का ज्वर नियंत्रण में है, हाँ, मस्तिष्क का ज्वर, या ऐसा कोई भी संक्रामक बीमारी जो लॉन्ग टर्म में पड़ी रही हो सकता है वो एसिम्प्टोमेटिक हो चुकी हो, लेकिन उसके जो है आफ्टर इफेक्ट्स हमको दौरे के रूप में दिख सकते हैं। कभी कभी ट्यूमर हो सकता है, दिमाग में किसी हिस्से में कोई ट्यूमर है, कोई चोट पुरानी है, या कोई आनुवंशिक कारण भी इसके हो सकते हैं। मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, बहुत अवसाद में, स्ट्रेस में रह रहे हैं, इस कारण भी हो सकता है। या कई सारी ऐसी दवाइयां हैं, एलोपैथी या अन्य कारण जो हम जाने अनजाने ले देते हैं, ओवरडोजिंग हो गई है, लेकिन उसका असर हमारे लिए आवश्यक नहीं थी। कुछ लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं तो उसका प्रभाव बाद में दिखाती है, उसका प्रभाव नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, बाद में किसी न किसी तरह से इस मिर्गी या झटके दौरे के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। ये हो गई कारण, सारे कारण हैं इसके, किसी प्रकार का भी कोई कारण हो सकता है जी। और सबको इडियोपैथिक कॉज बोलते हैं कि अज्ञात कारण है, कुछ नहीं पता चले, स्पष्ट कुछ जानकारी नहीं, तब भी ऐसा हो सकता है, वो डायग्नोस का विषय रहता है, डायग्नोसिस का। सर, जब ये ऐसा होता है, कारण तो पता चल गया कि इन कारणों से हो सकता है, लेकिन लक्षण क्या होते हैं उसके? लेकिन लक्षण कैसे पैदा हो रहे हैं उसी के हिसाब से हम एपिलेप्सी को समझ भी पाएंगे। दोनों को मैं एक साथ लेके चलता हूँ, क्या घटनाएं हो रही शरीर में और उनसे कैसे लक्षण आ रहे हैं। तो एपिलेप्सी की क्या क्या फेज डिवाइड, 2 प्रकार की एपिलेप्सी होती है।
पहली प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। सेकेंडरी मैंने बताया किसी इन्फेक्शन की आदत की वजह से। अब प्राइमरी में भी दो प्रकार के ले सकते हैं। एक होता है जिसमें व्यक्ति बेहोश हो जाता है, जैसे हम चल रहे हैं, अचानक से बेहोशी जैसे छाया, गिर पड़े और हमें कुछ ध्यान नहीं, फिर शरीर अकड़ गया। तो इसकी एक अवस्था है पूरी, जैसे टोनिक फेज है, क्लोनिक फेज है। अब ये दो शब्द बड़ी कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, टोनिक क्या है और क्लोनिक क्या है। जब हम लोग पढ़ते हैं या मरीजों को बताते हैं तो कंफ्यूज हो जाती है क्या अवस्था है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो जा रहा है और अचानक हमको दिखाई पड़ा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा और फिर उसके शरीर अकड़ गया, झटका आ गया, मुंह से झाग आ गया। इस प्रक्रिया के होने में जो अगर एक आध बार कभी दिन में आ रहा है झटका, तो हम एपिलेप्सी कह दें, आवश्यक नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम डिहाइड्रेशन हो गया, यूरीमिया हो गया, डायबिटिक है, किसी कोई डायबिटिक है, कोई चयापचयी क्रिया है, उस वजह से भी हमको अचानक हल्की सी बेहोशी आ गई और गिर पड़े। गिरने के बाद शरीर की अवस्थाएं निर्भर करती हैं लक्षणों के आधार पर। जैसे मान लीजिए जनरलाइज्ड एपिलेप्सी जो है, एक बोलते हैं ग्रांड माल एपिलेप्सी और पेटिट माल एपिलेप्सी। तो ग्रांड माल में एक अवस्था होती है प्रोडार्मल फेज। पहले हमको चेतावनी मिलती, कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे हमको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो, जैसे खुद को जैसे हमको नॉजियाटिक फील हो रहा है, मुंह का स्वाद ठीक नहीं आ रहा है, अजीब सी आवाज में परिवर्तन लग रहा है, सुगंध ठीक से नहीं आ रही है। तो इससे ये प्रोडार्मल फेज है जो एक आध घंटे 2-3 घंटे पहले से हमको पता चल सकती है, दिन भर ऐसा लग सकता है, ये शुरुआती अवस्था में है। बाद में क्या होता है कि हमको एक ऑरा डेवलप होता है। ऑरा डेवलप होने में सूंघने की क्षमता हमारी कमजोर हो गई है, दिखाई में विजुअलिटी सामने धुंधलापन क्लियर नहीं है, या कुछ हम स्पष्ट समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ पेट में हल्का सा मरोड़ सा दर्द भी नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ उठ रहा है। ये होता है ऑरा। फिर इसके बाद में टोनिक फेज आती है। टोनिक फेज, टोन जैसे शब्द है कि एक कसाव पैदा होता है, मांसपेशियों में कसाव पैदा होगा। ये पूरी बॉडी में भी जनरलाइज हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि अभी हम बैठे और अचानक हमारी शरीर अकड़ने वाली है और हम गिर पड़े, बेहोश हो गए, यानी अनकॉन्शियसनेस इसमें आ गया, हमारा चेतना चली गई, हम चेतना शून्य हो गए, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, सांस ऐसा लगता है रुक गई, व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है और गला रुंध सा गया, गले में कुछ फंस सा गया है। इसकी वजह से 20-30 सेकंड अजीब सी आवाज निकालता है और फिर उसके बाद में चेहरा नीलापन, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई, चेहरे पर शरीर में नीलापन आ सकता है, फिर शरीर में अकड़न पूरी ऐंठ सकती है और आंखें ऊपर की तरफ बढ़ जाती हैं। तो ये होती टोनिक फेज। उसके बाद रिलैक्सेसिटी की तरफ बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं क्लोनिक फेज। ये जब अकड़न पूरी तरह हो जाती है तो नर्वस सिस्टम, कोई अंग हमारा कांपने लगा, जबड़ा कांपने लगा, गर्दन अकड़ गई और कांपने लगी, सिर झटके देने लगा, हाथ पैर झटकने लगा। ये जो झटके देने वाली अवस्था है, ये क्लोनिक फेज है। और क्लोनिक फेज के बाद में ही ये लगभग 1 मिनट तक रह सकती है। और इसी अवस्था में कई बार ऐसा होता है हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, मरीज की स्थिति अवस्थित रहती है कि जबड़े हिल रहे हैं तो जीभ इधर उधर गई तो कट जाती है, खून आ जाता है मुंह से, लार की सेक्रेशन बढ़ जाता है तो मुंह से झाग भी आ जाता है। तो ये अवस्था इसमें आती है, यानी क्लोनिक फेज में। फिर इसके बाद रिलैक्स होने लगता है, शरीर एक निढाल पड़ गया और व्यक्ति जो है शांत हो गया, जैसा लगता है कि बहुत देर से सो रहा है। ये रिलैक्सेशन की फेज है। और फिर पोस्ट एक्टेलिक फेज है, और उसमें क्या होता है कि व्यक्ति उठा, आप उससे कुछ पूछ रहे हैं, 2-3 बार प्रश्न किया तो थोड़ा सा जवाब दिया, यानी एमनेशिया जैसी स्थिति की वो स्मृति लोप हो गया, उसको याददाश्त नहीं क्या हुआ उस आधे घंटे, जब आधे घंटे तो नींद में पड़ा रह सकता है, लेकिन उसके बाद सिर भारीपन, दर्द, निद्रालु अवस्था में ऐसा लगा कभी काफी देर से सो रहा है और शरीर उसका टूटता हुआ उसको लगता है, लेकिन उससे पूछें क्या हुआ तो वो बता नहीं सकता। तो ये है ग्रांड माल एपिलेप्सी। अब पेटिट माल इससे से जुड़ा हुआ है। ऐसी अवस्था कई बार होता है कि हम चेतना अवस्था में है, गिर पड़े और हमारा शरीर फिर से हम चेतना में आ गए, लेकिन गिरे थे, झटका आया, भूल गया। तो ये हो गई दूसरी अवस्था पेटिट माल। कई बार स्टेटस एपिलेप्टिकस एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि लगातार झटके आते रहते हैं, थोड़ी देर पे आते रहते हैं, 1-2 घंटे दिन में कई बार आ गया। तो ये जो झटके अंग विशेष में ही जर्किंग महसूस हो रही, बार बार हो रही, निढाल हो जा रहा है, कसाव आ गया, तो ये एपिलेप्सी के पूरे सारे लक्षण मिल करके आते हैं। और इसका कारण क्या है कि विद्युत तरंगे जो शरीर में प्रवाहित हो रही है वो डिसबैलेंस हो, हाँ, उन जो सेक्रेशन है, उनका डिस्चार्ज है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहा। इसका नियंत्रण कैसे होता है डॉक्टर? जैसे आपके पास इस तरह कोई मरीज आ गया और आपको ये सारे लक्षण उसके में दिखाई दे गए कि होम्योपैथी में, मैं होम्योपैथी का चिकित्सक हूं, तो मैं तो उस हिसाब से देखता हूं कि इसके पीछे का कारण क्या है। अब इसकी जांच कराई जा सकती है। जांच कराने में जैसे EEG करा लेते हैं, CT कराते हैं। अगर कोई पैथोलॉजिकल कॉज मिल रहा है तो अकॉर्डिंग उसके हिसाब से ब्लड, यूरिन या संक्रमण आदि की संभावनाएं क्या हो सकती है
उसके हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान तय होता है। आवश्यक हो सकता है तो विशेषज्ञ की सलाह भी ली जा सकती है। कई बार सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है। एलोपैथी में तो एंटी एपिलेप्टिक दवाएं दी जाती हैं बच्चों में भी और उसमें, लेकिन होम्योपैथी जो है वो कॉज पे निर्भर करता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कॉज तो नहीं इसके पीछे, आनुवंशिक कारण आ रहा है, अगर कोई संक्रमण पुराना आ रहा है उसकी वजह से क्या समस्याएं हो, साइकोलॉजिकल फैक्टर उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, माइजमेटिक फैक्टर क्या है, उनके हिसाब से हम लोग फिर ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे अभी एक मैं केस बताऊंगा, मैं बच्चा था, उसके पिताजी की डेथ हो गई थी, उसको झटके ऐसे दिन में 2-3 बार आते थे, पिताजी की डेथ हो गई थी। कॉज हमको पता चला कि जब उसको 1 साल बाद उसके नाना की डेथ हुई, उसने देखा तो किसी ने उसको बोला कि ये तो तुम्हारे पिताजी के पास चले गए। अब उस बच्चे को इतना ट्रॉमा लगा, सदमा लगा कि वो अपनी माँ से ही बोलना बंद कर दिया। और इस कारण को जब हम लोगों ने देखा कि इसको झटके इस कारण आ रहे हैं, उसके आधार पर एक दवा का सिलेक्शन होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है जो ऐसे कंडीशंस में दी जाती है, और सिर्फ 3-4 खुराक के बाद ही वो झटके आने उसको बंद हो गए, जबकि उसकी सीटी, ईईजी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। तो क्या होम्योपैथी में इसका निदान पूरी तरह संभव है? जी, अगर कारण स्पष्ट मिलते हैं, लक्षण स्पष्ट मिलते हैं, मरीज का कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाता है, तो निश्चित रूप से पोटेंसी सिलेक्शन अगर बेटर है हमारा और मेडिसिन का सिलेक्शन अच्छा है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलता है होम्योपैथी में। यानी श्रोताओं, जो मिर्गी है इसका निदान तो हर पैथी में होता है, इसका निदान होम्योपैथी में भी हो सकता है यदि सही जानकारी अपने चिकित्सक को दिया जाए तो, और उचित दवाएं लेकर के और अपने डॉक्टर के निर्देशन में अगर आदमी काम करे तो इस बीमारी पर कंट्रोल किया जाए। हाँ, एक सामान्य जानकारी और हमको रहनी चाहिए कि अगर किसी को झटका आ गया तो हम कई बार देखते हैं कुछ चमड़े का सुंघा दो, कुछ नाक में कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको ध्यान देना चाहिए, हाँ, हमको ये ध्यान देना चाहिए कि उसको करवट लिटा दें, जिससे कि उसकी जो जीभ है पीछे की तरफ ना फंसने पाए, सांस ना रुकने पाए, या जीभ दांतों के बीच में ना आने पाए, इसका ध्यान देना चाहिए। उसको कसकर दबा देना, पकड़ लेना, झटके नहीं आने देना, ये नहीं करना चाहिए। बहुत हल्के हाथ से उसको ढीले कपड़े कर रखें, लेकिन करवट लिटा दे ताकि उसकी सांस लेने की मुंह खुला रहे, लार जो है वो बाहर आ जाए, फेफड़े की तरफ ना जाने पाए, श्वास नली में न अटकने पाए, जिससे उसका जीवन बचाया जा सके। यानी जब भी इस तरह कोई समस्या हो तो निकटतम चिकित्सक के पास तत्काल लेके जाए। हाँ, सामान्यतः ये दौरे 1 मिनट में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर 5 मिनट तक रहता है कोई स्थिति ऐसी तो तुरंत उसको चिकित्सालय पहुंचाना चाहिए। डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी जी, आप आकाशवाणी की स्टूडियो आए और आपने मिर्गी के कारण, लक्षण और इससे बचाव उपचार के संबंध में हमारे श्रोताओं को ढेर सारी जानकारी दी। आपका आकाशवाणी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता मिर्गी के कारण, लक्षण और उपचार विषय पर। वार्ताकार रहे डॉक्टर उपेंद्र मणि त्रिपाठी। इनसे बातचीत की श्री संजय धर द्विवेदी ने। श्रोताओं, कार्यक्रम प्रणाम